नमस्कार साथियों। आज हम दीक्षा पर एमएलपी के तहत बनने वाले कोर्स को किस प्रकार बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र खोलना है और उस पर diksha.gov.in सर्च करना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो यहाँ हमें एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करके भी हम लॉगिन वाले पेज पे जा सकते हैं, या फिर स्टेट यूटी बोर्ड में भी हम हमारे स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करके लॉगिन पे जा सकते हैं। जब हम दीक्षा के लॉगिन पेज पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है सामने। यहाँ पर हम अपनी दीक्षा की जो मेल आईडी है क्रिएटर वाली, वो मेल आईडी हमें यहाँ इंटर करनी है और जो पासवर्ड हमने बनाए हैं वो यहाँ पर हमें पासवर्ड इंटर करने हैं। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ मेल आईडी डालना है और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। वहाँ जाकर वापस दोबारा मेल आईडी डालनी है और जो नाम जैसा रखा गया है वो नाम वहाँ डालना है। अधिकतर नाम या तो डाइट के नाम से होते हैं या फिर डाइट के ईटी प्रभारी के नाम से होते हैं। तो वो चीज़ हम डालकर वहाँ से हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो हमें यहाँ पर मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। हमें लॉगिन साइन इन विथ गूगल या लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से नहीं जाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर जो दीक्षा की मेल आईडी है, जैसे ये झालावाड़ की मेल आईडी है rj.झालावाड़.creator@gmail, और ये इसके पासवर्ड है। तो वो आईडी और पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएटर आईडी से लॉगिन हो जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डिजिटल टेक्स्ट बुक, होम, कोर्स, टीवी क्लासेज, आल, यहाँ सर्च बार, यहाँ लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी हमें दिया जाता है। तो इस तरीके से जब हमारे सामने जब पेज खुल जाएगा तो हमें यहाँ पर ये जो नाम का पहला अक्षर है, जहाँ डी लिखा हुआ है डाइट का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वर्क स्पेस देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करें तो सबसे पहले प्रोफाइल में देखें कि आपके नाम के पहले अक्षर पे ये टिक मार्क है या नहीं। अगर ये टिक मार्क है तो मतलब आपने जो लॉगिन किया है वो वेरीफाई आईडी से है और यहाँ पर आपको वर्क स्पेस वगैरह का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अगर यहाँ पर टिक मार्क नहीं है और यहाँ पर दीक्षा कस्टोडियन जैसा कुछ लिखा हुआ है, कस्टोडियन ORG, तो वो आईडी वेरीफाई नहीं है, उस आईडी पे वर्क स्पेस भी शो नहीं होगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये टिक मार्क देखना है। स्टेट वेरीफाई देख के मैं इस पे जैसे ही माउस ले जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है स्टेट वेरीफाइड यूजर। तो वेरीफाइड यूजर ही दीक्षा पर वर्क स्पेस पे काम कर सकता है। ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में जब आप जाओगे तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा आपको, सबमिट फॉर रिव्यू, पब्लिश ऑल, अपलोड, इस तरह के बहुत सारे ड्राफ्ट के ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम एक बार दीक्षा से लॉगिन हो जाएं तो हमें कहाँ जाना है, डिजिटल टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पर हमें जिस क्लास का MLP कोर्स बनाना है, MLP कोर्स यानी माइक्रो लर्निंग पैकेज, ये एक छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो एक पूरा पार्ट भी हो सकता है या उस पार्ट के 2-3 हिस्से, अगर चैप्टर बड़ा है तो हम उसको 2 हिस्सों 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अधिकतर चैप्टर गणित में या विज्ञान में, सामाजिक में, इनमें ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनमें हम उनके पार्ट कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से, या जैसा भी आप टॉपिक के नाम से भी बनाना चाहे तो टॉपिक के नाम से भी बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डिजिटल टेक्स्ट बुक्स वाले पे जाना है। फिर यहाँ स्टेट राजस्थान है। मीडियम हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस क्लास का आपको बनाना वहाँ पर आप उस क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 8 इसलिए आई क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है उसमें मैंने क्लास 8 ले रखा है। तो यहाँ से भी अगर मैं क्लास चेंज कर दूंगा तो वहाँ पर डायरेक्ट वही क्लास आएगी। जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो ये क्लास
यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये क्लास 6 आ गई है। सब्जेक्ट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट साइंस या सोशल साइंस का ले लेता हूँ एक सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे एक साइंस का सब्जेक्ट लिया और मेरे सामने ये 3 तरह की बुक आ गई। एक बुक तो है साइंस टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 6, यहाँ है विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो ये हिंदी में जो लिखा हुआ है नाम, ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी मीडियम की। और ये अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अंग्रेजी मीडियम की बुक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान 6 शिक्षा दर्शन। ये शिक्षा दर्शन के लिए, शिक्षा दर्शन के जो वीडियो प्रसारित हुए थे उनकी बुक है। तो हमें इस बुक से, या अगर कोई वर्कबुक भी प्रदर्शित हो रही तो उस पर काम नहीं करना है। हमें जो बच्चों के क्लास में जो बुक चल रही है उन्हीं बुक का MLP कोर्स बनाना है। ये इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के काम में आती है और ये हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक्स को ओपन कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक को ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर ये कुछ चैप्टर नेम आ रहे हैं 1 2 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी अपन इसको ओपन करते हैं तो ये पहला चैप्टर ओपन होके आता है। यहाँ पर एरो का निशान है, इससे हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टर के हमें अलग अलग माइक्रो लर्निंग पैकेज के रूप में कोर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें इस बुक के सामने यहाँ पर ये दे रखा है कॉपी एज कोर्स, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक जैसे हम करते हैं तो हमारे सामने कुछ ये चैप्टर के नाम के आगे चेक बॉक्स आ गए। अब जिस भी चैप्टर का हमें बनाना है उस चैप्टर के बॉक्स के आगे हमें टिक मार्क कर देना है, जो भी चैप्टर आप बनाना चाहें। जैसे हमारे चारों ओर के परिवर्तन में इस पार्ट को लेना चाहता हूं तो मैंने इस पर टिक मार्क लगा दिया। जैसे मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन ब्लू कलर में हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर टैप करने के लिए मेरे पास उपलब्ध हो जाता है। तो मेरे को एक चैप्टर मैंने ले लिया और मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, मैं वहाँ से अपने ड्राफ्ट वाले पेज पे आ गया, क्रिएट वाले पेज पे आ गया, जहाँ पर वर्क स्पेस वाले पेज में आ गया, जहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आया उस चैप्टर का। यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ कोर्स का नाम लिखा हुआ है कॉपी ऑफ न्यू विज्ञान 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। और यहाँ पर एड इमेज, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, नीचे कीवर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी को बोलते हैं मेटा डेटा। तो ये मेटा डेटा भरने के बाद ही मैं इसको सेव कर पाऊंगा। अगर मैं मेटा डेटा नहीं भरता हूँ तो सेव एज ड्राफ्ट नहीं होगा। ये देखिए मैंने किया तो प्लीज़ फिलहाल रिक्वायर्ड डेटा, और ये इस नाम पे आ रहा है कि इनमें ये चीज़ें जो है वो आपको भरनी है। अब कौन कौन सी चीज़ें भरनी है जिन पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है, वो सभी चीज़ें तो मुझे भरनी है, तभी जाकर मैं एक बार इसको सेव कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे इसका रीनेम करना पड़ेगा। तो मैंने जो पहले नाम लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया। यहाँ मैं लिखूँगा RJ_DIET डाइट अंडरस्कोर। मैं झालावाड़ डाइट के लिए बना रहा हूँ तो मैं झालावाड़ डाइट का JH शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ, झालावाड़ का। यहाँ आप पूरा नाम भी लिखना चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। अब ये जो कोर्स है यहाँ मैंने MLP लिख दिया, माइक्रो लर्निंग पैकेज के तहत है। और इसके बाद मैं कौन सी क्लास के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैंडर्ड 6 क्लास का है तो यहाँ 6 फिर अंडरस्कोर। सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस है, SCIENCE साइंस अंडरस्कोर। इसके बाद ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर इसमें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये चैप्टर 6 है।
तो यहाँ चैप्टर 6 कर दिया, फिर उसके बाद अंडरस्कोर। अब इसके बाद इसके चैप्टर का नाम लिखना है। अगर आप किसी टॉपिक में बना रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने चैप्टर का नाम। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट में ऐसा आता है कि बुक भी अलग अलग होती है। जैसे सामाजिक में 3 या 4 बुक होती है, 6 से 8 तक 3 बुक है, और 9th 10th में 4 बुक है। इसी तरह अंग्रेजी में भी बुक के अलग अलग नाम है, हिंदी में भी अलग अलग बुक के नाम हैं। तो बुक के नाम भी यहाँ हम अंडरस्कोर लगाकर, जैसे हिंदी में कृतिका या क्षितिज बुक है तो वो लिख सकते हैं, हिंदी में वसंत या अंग्रेजी में हनी ड्यू, इस तरह का हम लिख सकते हैं। सामाजिक में लोकतांत्रिक, सामाजिक जो भी है वो हम हमारे अतीत, इस तरह के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि साइंस में एक ही बुक है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इस कोर्स को किस लिए बनाया गया है या किसके लिए उपयोगी है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। मैंने पहले से ही एक जगह लिख रखा है तो मैंने उसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी विषय नहीं, यहाँ पर विज्ञान विषय की, यहाँ पर मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा तो मैं कक्षा 6 का ही विज्ञान का ये खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटाकर दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर। यहाँ लिखा कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय की हिंदी माध्यम की पाठ्य पुस्तक के हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो यहाँ हमारे चारों ओर के परिवर्तन पाठ का माइक्रो लर्निंग पैकेज है। इस कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा पूर्व पाठगत कठिन बिंदुओं का सरलता से दोहरान कर सकेंगे, जो उनके परीक्षा परिणाम उन्नयन में सकारात्मक प्रभाव के रूप में प्रदर्शित होगा। इस तरह का डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब आ गया कीवर्ड। कीवर्ड में हमें एक तो चैप्टर का नाम लिखना है। लिखने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो ये एक सेपरेट कीवर्ड हो गया। इसके बाद ये जो हमने लिया है पूरा नाम इस कोर्स का, उसको भी हम एक कीवर्ड के रूप में यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इंटर दबा देंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा हमें इस कोर्स में कुछ चीज़ें और लिखनी हैं। जैसे ये कोर्स जो है MLP है, माइक्रो लर्निंग पैकेज, तो इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं और बड़े पूरे रूप में भी हमें इसे लिखना है। माइक्रो लर्निंग पैकेज आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। माइक्रो लर्निंग पैकेज ये हमें लिखना है। आप जिस डाइट के लिए काम कर रहे हैं उसका नाम भी आपको झालावाड़ लिखना है। आप ये दोनों वर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप और भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें नाम जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक DIT डाइट का भी लिख देता हूँ। तो कोई डाइट के नाम से भी इसे सर्च करे, झालावाड़ के नाम से सर्च करे या माइक्रो लर्निंग पैकेज के नाम से सर्च करे तो ये कोर्स उनके सामने आ जाए। यहाँ पर अभी आइकन पे स्टार मार्क नहीं है लेकिन मुझे ऐड करना है तो यहाँ पर मैं डाइट झालावाड़ का लोगो ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ नीचे कोर्स कैटेगरी कोर्स है। एडिशनल कैटेगरी में हमें कुछ नहीं लिखना है। कोर्स टाइप स्टेट राजस्थान है। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का बनाया मैंने तो साइंस का बनाया तो साइंस यहाँ लिखना है। अब ये हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसको भी हम यहाँ पर टॉपिक में लेना चाहें तो टॉपिक में ले सकते हैं।
जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो जिस पार्ट से या जिस टॉपिक से रिलेटेड है उससे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर टिक मार्क किया और डन कर देंगे तो वो टॉपिक यहाँ ऐड हो जाता है यहाँ पर। अब ये ऑडियंस टाइप स्टूडेंट के लिए है। बोर्ड राजस्थान, सेलेक्ट मीडियम, ये हिंदी मीडियम की बुक से लिया है तो ये हिंदी मीडियम का है। अगर ये हम अंग्रेजी मीडियम का लेते तो हम यहाँ पर हिंदी की जगह अंग्रेजी लेते। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि जो मीडियम वाली बुक्स हैं जैसे हिंदी वाली या अंग्रेजी वाली, वसंत है या हनी ड्यू है, ये अंग्रेजी और हिंदी की बुक है, ये दोनों मीडियम में सेम ही चलती है। तो जब हम इनके हिंदी सब्जेक्ट के और इंग्लिश सब्जेक्ट के जब माइक्रो लर्निंग पैकेज बनाएंगे तब हमें यहाँ पर मीडियम दोनों सेलेक्ट करने हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि एक ही कोर्स दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काम में आ सके। इसके बाद क्लास, तो ये कक्षा 6 का है, ऊपर भी हमने कक्षा 6 ही लिखा था, यहाँ भी कक्षा 6। सब्जेक्ट साइंस, यहाँ पर भी हमें साइंस ही लिखना है, ये साइंस ले लिया। अब ये ऑथर में डाइट झालावाड़ क्रिएटर का नाम आ रहा है क्योंकि मैंने उसी आईडी से लॉगिन किया है। एट्रीब्यूशन में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो हमारी बुक है वो NCERT की है तो उनको एट्रीब्यूशन देना है। दूसरा, हम राजस्थान के टेनेंट पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ये जो बुक है वो RSCRT ने उपलब्ध करवाई है तो एट्रीब्यूशन में दोनों चीज़ें लिखनी है। कॉपीराइट में राजस्थान का RJ लिखा हुआ है और कॉपीराइट ईयर जिस साल आप काम कर रहे हो 2023 तो 2023, और लाइसेंस CC BY 4.0 जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम यही रहने देंगे। इसके बाद अगर अब इसको सेव करता हूँ तो ये सेव एज ड्राफ्ट हो गया है, ये देखिए कंटेंट इज सेव्ड। ये तो हुई मेटा डेटा की बात। इसके बाद हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट का नाम है, नाम पे क्लिक किया और इसके आगे से मैंने ये 6 हटा दिया। डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक कीवर्ड यहाँ डालने की जरूरत नहीं, कीवर्ड हमें शुरू में मेटा डेटा में ही डाल देना है। इसके बाद हमारे पास आती है ई टेक्स्ट बुक। ई टेक्स्ट बुक्स में जो चैप्टर की PDF होती है तो बच्चे के पास वैसे ही बुक्स है तो ये PDF उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो हम इसे डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो ये हमसे एक बार और कंफर्मेशन पूछता है ताकि कहीं गलती से अगर कोई क्लिक हो गया हो और डिलीट हो जाए तो वो नहीं हो। तो यहाँ पर मुझे डिलीट करना है तो मैं ये यस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो चली गई। इसके बाद में यहाँ पे कुछ नीचे 3 और फोल्डर हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन कंटेंट है, प्रैक्टिस आइटम है। इसके बाद ये नीचे 3 दे रखे हैं, ISL वीडियो, ये भी जरूरी नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। लर्निंग रिसोर्स भी जरूरी नहीं है, ये भी हटा देते हैं। टीचर्स रिसोर्स भी हटा देते हैं क्योंकि ये भी बच्चों के काम का नहीं है। बच्चों के काम की चीज़ें इसमें है एक्सप्लेनेशन कंटेंट और प्रैक्टिस आइटम। प्रैक्टिस आइटम पे क्लिक करते थे, यहाँ पर 3 उनके लिए प्रैक्टिस आइटम दे रखे हैं। यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 15, 20। अगर ज़्यादा है तो कुछ अनुपयोगी प्रैक्टिस आइटम को हम हटा सकते हैं ताकि बच्चा उस कोर्स को 1 घंटे के आसपास में अवधि में कर ले, और ज़्यादा लंबा होगा तो वो उसे बोरियत समझेगा या फिर वो उसे अधूरा छोड़ देगा। तो यहाँ प्रैक्टिस आइटम के रूप में हमें कम ही रखने हैं। आप 10-12 तो मिनिमम रखें ही रखें, इससे ज़्यादा है तो आप हटा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कंटेंट में भी यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी है, एक तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन पार्ट 1, दूसरा हमारे चारों ओर के परिवर्तन, और तीसरा पार्ट 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अगर किसी टॉपिक पे एक से अधिक लोग कंटेंट बनाते हैं तो नाम सेम हो सकता है, इसलिए हमें इन नाम के ऊपर नहीं जाना है और इनको हर एक कंटेंट को चलाकर देखना है कि इनमें क्या चीज़ है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन जो मैंने लिया पार्ट 1 लिया वो ये 7 मिनट का है और ये टिक टिक लर्न वाले का है और ये पार्ट 1/1 में से एक है, पहला पार्ट। तो इसे पूरा चलाकर हमें देखना है कि, तो इसको पूरा लास्ट तक देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि ये रखना है या नहीं। इसके बाद दूसरा जो आ रहा है
वो वीडियो है RI अजमेर का है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये 30 मिनट और 51 सेकंड का है। इसे भी हमें चलाकर देखना है कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है या इसमें पूरा चैप्टर कवर किया गया है या नहीं। तीसरा है, उसे भी हम चलाकर देखते हैं। ये CIT की तरफ से है और ये ऑडियो बुक है। देखिए यहाँ पर ये ऑडियो का सिंबल दे रखा है। तो यहाँ पर ये ऑडियो बुक है, क्योंकि हमें बच्चों को कुछ दिखाना समझाना तो ऑडियो बुक से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ये केवल किताब को पढ़कर सुनाया गया है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, तो हम इस ऑडियो बुक को हटाएंगे। ऑडियो बुक को हम MLP कोर्स में शामिल नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक तो ये CIT का वीडियो है जो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चों तक जाना चाहिए, बच्चों का पूरा चैप्टर ये कवर कर रहा है। इसके अलावा ये एक वीडियो था टिक टेक लर्न वाला, ये 7 मिनट का ही है, तो ये भी मुझे लगा कि हाँ बच्चों तक जाना चाहिए। और दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 और 7 37 मिनट का हुआ। प्रैक्टिस आइटम भी 3 है, तो ये 1 घंटे से कम का एक कोर्स हो गया। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस आइटम और एक्सप्लेनेशन कंटेंट को चेक कर लिया है और ये चीज़ हम रखना चाहते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए अब मैंने मेटा डेटा भी पढ़ लिया है और आइटम जो कंटेंट के हैं वो भी मैंने सेलेक्ट करके रख लिए हैं। अब मुझे इसमें से कोई चीज़ हटानी नहीं है, तो मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट करूँगा। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद सेंड फॉर रिव्यू करूँगा। सेंड फॉर रिव्यू करने से पहले मैं यहाँ एड्रेस बार में से इस डू ID को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये डू ID और भी काम में आएगी। तो मैंने एक सीट बना रखी है, तो वहाँ पर मैं इसे डू ID को भर देता हूँ। कक्षा 6 विज्ञान के लिए जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने डू ID डाल दी और इसमें मैं चैप्टर का नाम भी हमारे चारों ओर के परिवर्तन को कॉपी करके इस डू ID में यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब मेरे पास डू ID भी हो गई और चैप्टर का नाम भी मैंने लिख के सीट में रख लिया, सुरक्षित कर लिया है। आप चाहें तो लिखें, अन्यथा नहीं भी लिखें, तो ये ज़रूरी नहीं है, पर लिखने से चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हमें ढूंढने पर मिल जाती है। अब मैं इस कंटेंट को सेंड फॉर रिव्यू कर रहा हूँ। ये मैंने इस पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क किया और सबमिट फॉर रिव्यू के लिए मैंने भेज दिया। ये आल और ड्राफ्ट में गया, तो मेरा जो कंटेंट था वो सबमिट फॉर रिव्यू के लिए चला गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए न तो सेव का ऑप्शन आ रहा है और न सेंड फॉर रिव्यू का। यहाँ मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब एक बार कंटेंट को रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है तो फिर हम उसे एडिट नहीं कर पाते जब तक वो रिव्यू होकर वापस पब्लिश होकर या रिवर्ट होकर हमारे पास नहीं आ जाता है। यहाँ पर भी उस कंटेंट की डू ID वही है, सेम। तो एक बार कंटेंट जनरेट होने के बाद उसकी डू ID जब तक उस कंटेंट को डिलीट नहीं किया जाता वही रहती है। कंटेंट को डिलीट करके हम दोबारा बनाएंगे तो नया कंटेंट जनरेट होगा, तो उसकी नई डू ID होगी। पर एक बार जब कंटेंट जनरेट हो गया, तो चाहे वो ड्राफ्ट में हो, चाहे रिव्यू में हो, चाहे पब्लिश हो चुका हो, उसकी डू ID वो ही सेम रहती है। तो यहाँ मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया। अब मैं रिव्यूअर वाली ID को ओपन करता हूँ, उसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। आप भी अगर अपने किसी साथी के कंटेंट को रिव्यू करते हैं तो आपको भी क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये मैंने डैट झालावाड़ की रिव्यूअर वाली ID खोल रखी है। यहाँ पे मैं वर्क स्पेस में जाऊँगा। वर्क स्पेस में जाने के बाद मैं अप फॉर रिव्यू वाले टैब में जाऊँगा, अप फॉर रिव्यू। अब यहाँ पर चूंकि मैंने अभी भेजा है कंटेंट को, इसलिए सबसे ऊपर है। हो सकता है कि मैंने 2 दिन पहले भेजा हो तो मेरे को कंटेंट यहाँ ऊपर नहीं दिखेगा और यहाँ बहुत सारे कंटेंट के बीच में कहीं छिपा होगा, तो मैं सेकंड पेज या थर्ड पेज फोर्थ पेज पे जाके उस कंटेंट को ढूंढूंगा। तो यहाँ पर हमने एक काम किया था कि उस कंटेंट की डू ID अपन ने सीट में लिखी थी, तो वहाँ से उस कंटेंट की डू ID को कॉपी करना है और यहाँ पर सर्च बार में
डालना है। जैसे आप सर्च बार में डालेंगे आपके सामने वो कंटेंट आ जाएगा, दूसरे रिव्यू वाले कंटेंट आपको नहीं दिखेंगे। तो डू आईडी का लिख के रखने का ये भी फायदा होता है। यहाँ मैंने उस कंटेंट को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये कंटेंट का मेटा डेटा है। रिव्यूअर मेटा डेटा चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख सकते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम, ये कीवर्ड वगैरह भी दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है। कोर्स साइंस का है, स्टूडेंट स्टेट हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 6 का है, साइंस का है, डाइट झाला अवार्ड, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को एट्रीब्यूशन दिया है, ईयर 2023 है, कॉपीराइट और लाइसेंस के बारे में मैंने सब चीज़ें देख ली, ओके है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ये कंटेंट भी चेक करने हैं। रिव्यूअर का ये दायित्व होता है कि वो कंटेंट को एक बार अच्छे से चेक करे कि जो कंटेंट है वो सही है या उसमें कुछ कमी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए नहीं जानी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर रिव्यूअर द्वारा देखा जाता है। प्रैक्टिस आइटम को, इन सभी को एक एक बार चलाकर देखा जाता है कि ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इनमें कोई समस्या तो नहीं है। इन सभी चीज़ों के संतुष्ट होने के बाद ही एक रिव्यूअर को कंटेंट को पब्लिश करना चाहिए। अगर कोई आपको कमी दिखती है तो आप रिजेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ कमेंट जो भी कमी है वो लिखकर सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हैं। चूँकि इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखी इसलिए मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो पब्लिश करने के बाद भी यहाँ 12-13 कुछ बिंदु दे रखे हैं। नो हेड स्पीच, अब्यूज, वोलेंस, अप्रोप्रिएट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट प्ले करेक्टली, जैसी जो मैंने बातें बताई थी, नो स्पेलिंग मिस्टेक। तो इन सभी चेक बॉक्स को हमें चेक मार्क करने के बाद ही इस कंटेंट को पब्लिश करना है। तो एक बार आप जब भी रिव्यू करें तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लें कि हाँ मैंने ये कंटेंट में देख लिया है, तो उसके बाद ही कंटेंट को पब्लिश करें। जैसे ही इस कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो ये अब वो रिव्यू से हट गया। अब वो कंटेंट कहाँ गया, वापस उस क्रिएटर आईडी में। आप देखिए ड्राफ्ट में भी नहीं है, सबमिट फॉर रिव्यू में भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो पब्लिश हो गया। तो वो कंटेंट मिलेगा पब्लिश में। तो यहाँ पर वो कंटेंट आ गया कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए जो हमने बनाया था। तो हम इसे ओपन करके यहाँ से हम इसकी डू आईडी को कॉपी कर सकते हैं, फिर भी अगर ज़रूरत है तो। नहीं है तो हमें बच्चों को इस कंटेंट को भेजने के लिए जब पब्लिश होने के बाद इस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने ड्राफ्ट में कंटेंट को, वर्क स्पेस में कंटेंट का लिंक कॉपी कर लिया फिर उसको भेजते हैं तो बच्चा उस कोर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। भले ही डू आईडी वही हो, बच्चे को नहीं पता कि डू आईडी क्या होती है, वो तो सिर्फ ये जानता है मुझे लिंक पे क्लिक करना है। तो पब्लिश होने के बाद ही एड्रेस बार से उस लिंक को पूरा कॉपी करना है, उससे पहले लिंक को कॉपी नहीं करना है। तो ये कंटेंट अपना पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद हमें इसमें बैच क्रिएट करना होगा। बिना बैच क्रिएट किए बगैर अगर हम लिंक दे देते हैं बच्चे को तो बच्चे के सामने कंटेंट तो आएगा पर वो उसमें उसको लिखा हुआ होगा कि करंटली नॉट बैच इन यूज, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। आप दूसरी किसी आईडी से कॉल कर उस लिंक को देखना कि जो आपने लिंक भेजा उसमें बैच क्रिएट है या नहीं। तो बैच क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क स्पेस से बाहर निकलकर होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद उस डू आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना है और सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने क्रिएटर वाली आईडी से, ये ध्यान रखना हमें क्रिएटर वाली आईडी से यहाँ पर होम पेज में जाके उस कंटेंट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो कंटेंट आता है उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए बैचेज, नो बैच फाउंड, ऑनगोइंग में, अपकमिंग में भी यहाँ पर कोई बैच फाउंड नहीं हो रहा, एक्सपायर में भी यहाँ पर कोई बैच नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, क्रिएट बैच करना है। क्रिएट बैच पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो खुल के आएगा। तो यहाँ बैच का नाम हमें बैच 1, पहली बार बना रहे हैं बैच तो बैच 1। अगर ये बैच एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद हम बैच 2 बनाएंगे इसी चैप्टर का। अगर हम दूसरे चैप्टर का बना रहे हैं तो उसका भी नाम बैच 1 ही होगा। जब पहली बार किसी कोर्स का बैच बनाते हैं तो बैच 1 नाम रख सकते हैं। इश्यू सर्टिफिकेट में हमें यस करना है,
इनेबल डिस्कशन में हमें यस करना है। अबाउट दिस बैच के बारे में अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जो कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये डिस्क्रिप्शन इधर दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को शो होगी। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा नहीं देख पाएगा। स्टार्ट डेट हमें इसे कब से लॉन्च करना है, आज की डेट से या कल परसों, कब जब भी आप इसको लॉन्च करना चाहें। तो मैं इसकी डेट जैसे 8 तारीख से रख देता हूँ। 8 तारीख को मैंने, ये सोमवार है, संडे है, 9 तारीख को मंडे से मैंने ये स्टार्ट डेट रख दी। एंड डेट इसकी कब रखनी है, क्योंकि 9 तारीख को ओपन किया तो 10 तारीख से पहले तो मैं इसे बंद कर ही नहीं सकता। 10 तारीख या उसके बाद ही मैं इसे कोर्स को एंड कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को 9 तारीख को दिया हो, उसने उसी दिन एनरोलमेंट कर लिया हो तो और कोर्स को पूरा कर लिया हो, अगले दिन तक वो कोर्स पूरा नहीं कर पाया हो और फिर एंड डेट निकल जाएगी तो फिर कोर्स की प्रोग्रेस पूरी नहीं हो पाएगी। तो MLP कोर्स उसके वार्षिक परीक्षा तक के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि उसके वार्षिक परीक्षा से पूर्व पाठगत कठिन बिंदुओं का सरलता से वो अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ हमें उसकी वार्षिक परीक्षा जो कि 2024 में अप्रैल या उससे पहले हो जाएगी, तो हमें अप्रैल की 30 तारीख तक इस कोर्स की एंड डेट रखनी है, ताकि वो एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले भी अगर उसे लिंक मिलता है तो वो कोर्स ज्वाइन करके उसको पूरा कर सकता है। इनरोलमेंट डेट भी हमें जो कोर्स की एंड डेट है वो ही रखनी है। अगर हम उससे पहले रख देते हैं तो फिर हमें वापस दोबारा जाकर बैच 2 बनाना पड़ेगा अगर बच्चे की आवश्यकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली है कि मेंटर इन द बैच, इस बैच में किस किस को मेंटर बनाना है। तो यहाँ पर हमें 2 आईडी का ध्यान रखना है। एक तो हमें डायरेक्टर RSCRT राजस्थान एडमिन अपने विभाग की आईडी है, एक तो इनको एडमिन बनाना, मेंटर बनाना है, और दूसरी आईडी है अपनी डाइट की खुद की आईडी, डाइट झालावाड़ मेंटर। मैं झालावाड़ से काम कर रहा हूँ तो मैंने झालावाड़ की मेंटर आईडी को लिया है। आप किसी दूसरे ज़िले से, जैसे डाइट जोधपुर है तो जोधपुर वाले इस आईडी को मेंटर के रूप में शामिल करेंगे। और भी ये देखिए यहाँ पर डाइट सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर वाले इस आईडी को अपनी मेंटर आईडी में ऐड करेंगे। दोनों मेंटर आईडी ऐड करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आई एक्सेप्ट दीक्षा कोर्स टर्म करके हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक तो क्लोज का टैब आ रहा है और एक आ रहा है ऐड सर्टिफिकेट। अगर आपने सर्टिफिकेट का टेम्पलेट बना रखा है दीक्षा पे तो आप ऐड सर्टिफिकेट कर सकते हैं, नहीं आप बाद में बनाएंगे, बाद में ऐड करना चाहेंगे तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऑन गोइंग में बैच कुछ नहीं आ रहा है। अपकमिंग में जैसे हम क्लिक करते हैं तो 9 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल तक आएगा, और इस बैच में हम ऐड सर्टिफिकेट यहाँ से कर सकते हैं। और इस बैच की डेट वगैरह अगर हमें एडिट करनी है तो हम यहाँ पे एडिट पे जाके इस बैच का जो भी डिस्क्रिप्शन हमने दिया था वो हम सब चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 10 की जगह मैं इसको 9 की जगह 10 कर देता हूँ। 10 तारीख को मुझे स्टार्ट करना है, 9 को नहीं करना है। एंड डेट क्या रखनी है मेरे को, ये 2024 अप्रैल 30 रखनी है, और ये एनरोलमेंट डेट भी यही है। तो मैं अब इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये बैच अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और वो अपडेट हो गया। अब मैं इसमें ऐड सर्टिफिकेट के लिए जाऊँगा, ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐड सर्टिफिकेट का कॉलम है। ये मैंने झालावाड़ का टेम्पलेट बना रखा है पहले से। अगर आपने नहीं बनाया तो क्रिएट टेम्पलेट से आप दोबारा अपने ज़िले का टेम्पलेट बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट टेम्पलेट करूँगा, तो ये देखिए टेम्पलेट यहाँ नीचे जुड़ गया। अगर गलती से किसी दूसरे ज़िले का या डाइट का अगर टेम्पलेट जुड़ जाता है तो उसे हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इश्यू सर्टिफिकेट में यहाँ आल और माई स्टेट टीचर दोनों आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे गूगल से लॉगिन करेंगे तो वो स्टेट वेरीफाई तो है नहीं, तो माई स्टेट टीचर या टीचर के लिए है नहीं, तो यहाँ पर आल सभी जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे सभी को सर्टिफिकेट इश्यू हो। प्रोग्रेस रूल 100% रखना है। ऑल द एलिमेंट एंड एट्रीब्यूशन आर थ्रोटली वेरीफाइड।
तो ये हमने जो भी चीज़ें हैं वो सब देख ली है कि एलिमेंट और एट्रीब्यूशन सब सही है, टोटली वेरीफाई है। और यहाँ पर ऐड सर्टिफिकेट कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट ऐड सक्सेसफुली आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये गलती से ऐड हो गया, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट का टैब भी है, उससे हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी आप ऑनगोइंग की जगह आप कमिंग करेंगे तो यहाँ एडिट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम MLP के कोर्स को डाइट की आईडी से बनाकर रिव्यू करके पब्लिश होने के बाद उसमें बैच क्रिएट करना और सर्टिफिकेट ऐड करना, ये सारी जानकारी हमने इस कोर्स के तहत अभी हमने इस वीडियो के तहत जानी है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।